साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को होना निर्धारित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देखेंगे, ये हम मेक आईएएस जो संस्था है, इनके द्वारा 10 मॉक टेस्ट का एक पुस्तक निकाली गई है। इसी में से हम लोग टेस्ट नंबर 3 को व्याख्या के साथ यहाँ पर देखेंगे। तो और इस पहले वीडियो में हम लोग 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, दल बदल से संबंधित प्रावधान जो है 1995 में संविधान में जोड़ा गया। तो ये कथन आपका गलत है, क्योंकि 1985 में जोड़ा गया था। दूसरा, इस कानून से संबंधित अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये भी कथन आपका गलत है, क्योंकि सदन के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1985 में 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है, को संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस कानून से संबंधित अयोग्यता का निर्णय सदन के अध्यक्ष, मतलब लोकसभा के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के संदर्भ में सभापति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, 91 संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस संशोधन के तहत मंत्रिमंडल का आकार भी 15% सीमित कर दिया गया और यह संशोधन 2003 में किया गया था। तो देखिए, ये दोनों ही कथन आपका सही है, क्योंकि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आता है। तो इसके तहत प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों से युक्त जो मंत्रिमंडल है, उसका आकार 15% ही हो सकता है। तथा यहाँ पे ये भी प्रावधान है कि राज्य में किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या जो है 12 से कम नहीं होगी। और इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची की धारा 3 को खत्म कर दिया गया, जिसमें प्रावधान था कि 1/3 सदस्य जो है एक साथ दल बदल कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। पहला, गोलकनाथवाद में उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को अपरिवर्तनीय और अनुल्लंघनीय माना है। तो बिल्कुल सही है, ये वाला कथन आपका सही है, क्योंकि इस वाद में मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा कि संसद इन अधिकारों में से किसी को भी ना तो समाप्त कर सकती है और ना ही इनमें कमी कर सकती है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ये बात कही गई थी। तथा दूसरा कथन, इसी वाद में आधारभूत ढांचा का सिद्धांत दिया गया। तो ये कथन गलत है, क्योंकि केशवानंद भारती वाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथवाद जो कि 1967 का था के निर्णय को पलट दिया और आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। तो केशवानंद भारती केस में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया था, ना कि गोलकनाथवाद में। तो यहाँ पे केवल पहला वाला कथन सही, दूसरा वाला कथन सही नहीं है। के.एस. पुट्टास्वामी वाद संबंधित है किससे? तो ये अनुच्छेद 21 से संबंधित है। देखिए, अगस्त 2017 में न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी जो कि सेवानिवृत्त हैं, बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मत से कहा कि निजता का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का अंतर्भूत भाग है। अगला है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को कहा जाता है। इसमें कई सारे संशोधन किए गए, जैसे कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया गया, जैसे प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता जैसे 3 शब्दों को जोड़ा गया। इसके अलावा भाग 4 का जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसी तरह से कई सारे चेंजिंग किए गए। तो इसीलिए इसे जो है 42वें संविधान संशोधन को मिनी या लघु संविधान कहा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए, कथनों को 2 कथन दिए गए हैं। इससे संबंधित प्रावधान जो है भाग 17 में दिए गए, नहीं भाग 17 में नहीं बल्कि भाग 15 में दिए गए। किसमें? चुनाव आयोग से संबंधित जो वाद हैं प्रावधान भाग 15 में है। तो पहला वाला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो दूसरा वाला कथन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 2 कथन दिए गए। राजनीति के निदेशक तत्व ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 में गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों के लिए जारी अनुदेशों के समान है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है। देखिए, शंकरी प्रसाद वाद जो कि 1951 का रहता है, इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति में संसद की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है। अगला है, 1813 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए। पहला, कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये वाला कथन आपका, इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आपका कथन सही नहीं है, क्योंकि 1813
के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त होता है। संपूर्ण एकाधिकार नहीं समाप्त होता, क्योंकि चाय और चीनी का व्यापार पे कंपनी का एकाधिकार था। तो पहला कथन सही नहीं है। दूसरा, ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वीकृति प्रदान की गई, ये सही है। तीसरा, कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। तो 10 लाख नहीं बल्कि 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया, इसलिए पहला और तीसरा गलत है और दूसरा वाला आपका सही है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिविल सेवा के लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया, तो ये कथन आपका सही है। दूसरा, 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, तो ये वाला कथन गलत है, क्योंकि ये 1919 के अधिनियम नहीं बल्कि 1935 के अधिनियम के माध्यम से किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला कथन जो है वो सही है, दूसरा वाला कथन गलत है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, कुछ अन्य चीज़ों को भी याद रखिएगा फैक्ट के रूप में। पहले भारतीय सिविल सेवक सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि 1863 में चयनित हुए। दूसरे रमेश दत्त थे, तथा 1886 में 1886 में लॉर्ड डफरिन ने लोक सेवाओं पर एचिसन समिति का गठन किया गया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में चर्चा की गई संविधान के अधिकार का स्रोत को, तो इसमें क्या कहा गया? भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है संविधान। दूसरा, भारत की प्रकृति की, तो इसमें भारत की प्रकृति में क्या बताया गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश। तीसरा, संविधान लागू होने की तिथि, इसमें संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया। तो तीनों बातों का इसमें उल्लेख किया गया है, चर्चा की गई। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संविधान की 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई, सही है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये भी आपका कथन जो है वो सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का निर्माण है, नहीं, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है। ठीक है, तो 2 वाला आपका सुमेलित नहीं है। 3 देखते हैं, अनुच्छेद 3 नए राज्यों के नामों में परिवर्तन, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ये सब किया जाता है। तो पहला और तीसरा आपका सही है, दूसरा वाला सही नहीं, क्योंकि नए राज्यों का निर्माण भी अनुच्छेद 3 में ही चला जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान भाग 18 में दिए गए हैं, नहीं, भाग 20 में दिए गए हैं। जो 368 अनुच्छेद है वो भाग 20 में है, ना कि 18 में है। दूसरा, संसद द्वारा साधारण तरीके से किया गया संशोधन को संविधान संशोधन का अंग नहीं माना जाता है, तो ये भी आपका कथन सही है। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। तो बताना कौन सा सही नहीं है, तो ए ऑप्शन पहला वाला सही नहीं है। देखिए, संशोधन के 3 प्रकार हैं, एक साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से, तथा तीसरा है विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन। संसद द्वारा साधारण तरीके से किया गया संशोधन को संविधान संशोधन का अंग नहीं माना जाता। संशोधन तो होता परंतु संविधान संशोधन नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें संसद सामान्य बहुमत से विधि बना सकती है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में अस्पृश्यता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 17 में दिए गए हैं, ये बिल्कुल कथन सही है। इसका दूसरा वाला कथन देखते हैं, एक सेकेंड। अस्पृश्यता शब्द को अनुच्छेद 17 में परिभाषित किया गया, तो ये कथन गलत है। कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा वाला कथन सही नहीं है, क्योंकि अस्पृश्यता शब्द को ना तो संविधान में और ना ही किसी अधिनियम में परिभाषित किया गया है। अगला है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण इनको देखना है। 1989 में बनी थुंगन समिति ने स्थानीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी, बिल्कुल सही है। कारण 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 एवं 1993 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी हो रही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये जो दोनों अधिनियम है ये 1993 में लागू होते हैं। आगे चलते हैं, अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है। इसमें राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, ये भी सही है, जैसे कि आपके अमेरिका में है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है। लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, नहीं, इसकी नियुक्ति जो है लोकायुक्त और उप लोकायुक्तों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के स्तर पर होती है, जबकि लोकायुक्त और उप लोकायुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल के स्तर पर होती है। किंतु राज्यपाल जो है, इसके साथ कंडीशन है, राज्यपाल नियुक्ति के संबंध में स्वतंत्र नहीं है। इनकी नियुक्ति के समय राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श करना अनिवार्य है। तो पहला वाला कथन इसमें गलत है। दूसरा, लोकायुक्त की सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती है, ये सही है। तीसरा, यह पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है, ये गलत है। तो यहाँ पर केवल दूसरा वाला कथन सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अधिकांश राज्यों में लोकायुक्तों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे।
भौतिक राशि और मात्रक को यहाँ पर सुमेलित करना है। तो देखिए ताप का मात्रक क्या होगा, केल्विन होगा, उष्मा का जूल होगा, विद्युत धारिता का फैराडे होगा और आवृत्ति का हर्ट्ज होगा। इस प्रकार से आपका 4213 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित कौन सा है। एक्सीलरोमीटर ये क्या होता है, वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का यंत्र होता है। एक्यूमुलेटर ये विमानों को की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र होता है, तो ये गलत है। एक्यूमुलेटर जो है विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र है, तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। जबकि विमानों की ऊंचाई मापने हेतु जो प्रयुक्त यंत्र होता है उसे अल्टीमीटर कहते हैं। तीसरा ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है, तो ये सही है, पहला और तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोल द्रव्यमान का मात्रक होता है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि मोल द्रव्यमान का नहीं बल्कि पदार्थ के परिणाम का मात्रक होता है। दूसरा, नॉट ठोस कोणों को मापने का मात्रक होता है, ये भी गलत है, क्योंकि नॉट जो होता है ये समुद्री जहाज की गति मापने का यंत्र होता है, मात्रक होता है, यंत्र नहीं मात्रक होता है। जबकि स्टेरेडियन जो है ये ठोस कणों को मापने का मात्रक होता है। तो यहाँ पे दोनों कथन गलत हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना का कारण क्या है, तो अनुरणन है, अर्थात रेब्रिवरेशन है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊष्मा के चालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें अणु स्वयं अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं, नहीं, इसमें जो है जो आपका कंडक्शन या चालन जो प्रक्रिया है, इसमें द्रव्य के अणु ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं, परंतु उसके अणु स्वयं अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, तो पहला कथन आपका गलत हो गया। लोहे की छड़ को आग में डालने पर छड़ का दूसरा सिरा गर्म होना जो है वो चालन का ही उदाहरण है, तो यहाँ पे दूसरा वाला कथन सही है आपका, पहला वाला गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का, तो इसमें पहला वाला गलत है, दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीरे का चमकना इसका उदाहरण बिल्कुल सही है, गर्म एवं ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का दिखाई देना भी इसका उदाहरण, दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सह स्वामित्व का अधिकार देने संबंधित अध्यादेश जारी किया गया है, उत्तराखंड में जारी किया गया है। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 भारत सरकार के केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्रालय की प्रमुख पहल है, बिल्कुल सही है। फिक्की जो है शिखर सम्मेलन के लिए उद्योग भागीदार है, दोनों कथन यहाँ पर पूरी तरीके से सही है। इसका उद्देश्य क्या है या विषय क्या था, भारतीय समुद्री क्षेत्र में व्यापार के संभावित अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने एक नए पदार्थ सिल्वर एंटीमनी टेल्यूराइड जो है इसकी खोज की है, तो ये कथन आपका गलत है, क्योंकि इसकी खोज जो है नासा के वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि बेंगलुरु स्थित कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने खोजा है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, यह पदार्थ सभी प्रकार के घरेलू और औद्योगिक उपकरणों द्वारा उत्पादित अपशिष्ट ऊष्मा का दोहन करने में मदद कर सकता है, तो दूसरा वाला कथन सही है, पहला वाला गलत है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 5 साल पूरे हो गए, नहीं 5 साल नहीं 2 साल पूरे हुए हैं, क्योंकि यह जो है आपका इसको 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लॉन्च किया गया था, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, इस योजना के तहत किसानों को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, नहीं 6,000 रुपये प्रतिवर्ष, वो भी 3 किस्तों में। इस प्रकार से दोनों ही कथन यहाँ पर गलत हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस देश की जेम्सिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है, तो इंग्लैंड की। कहाँ की है, इंग्लैंड की है ये। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर के द्वारा टॉप 25 अभियान प्रारंभ किया गया है, महाराष्ट्र के मुंबई में। तो देखिए, मुंबई पुलिस ने हिस्ट्री सीटरों अथवा ऐसे लोगों जो भविष्य में कानून व्यवस्था पर संकट उत्पन्न कर सकते हैं को नियंत्रित करने के लिए टॉप 25 नाम से एक अभियान शुरू किया गया। अगला है, मित्रा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, पर्यटन उद्योग को विश्व में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इसे प्रारंभ किया गया, तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये कपड़ा उद्योग से संबंधित है। सरकार ने कपड़ा उद्योग को विश्व में प्रतिस्पर्धी बनाने, बड़े निवेश को आकर्षित करने, रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क योजना प्रस्तावित की गई है, या मित्रा योजना को। इस योजना से बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे या पैदा होंगे, तो दूसरा कथन सही, पहला वाला गलत है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मित्रा योजना उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को के अतिरिक्त आरंभ की जाएगी। अगला है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार वर्ष 2020 वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड था कोविड-19 महामारी की वजह से, बिल्कुल सही है। दूसरा, कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रतिबंधों के कारण वैश्विक पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसको जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व
पर्यटन संगठन UNWTO के द्वारा इसको जारी किया गया था। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया गया है? तो पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया और यह मिशन 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने में सरकार के अभियान का हिस्सा है। अगला है 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर क्या रहा है? आत्मनिर्भरता रहा 2020 के लिए, जबकि 2019 में संविधान था, 2018 में नारी शक्ति था और 2017 में आपका आधार था। तो 2019 में है, ठीक है, और नारी शक्ति आपका 2018 में और आधार 2017 में। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ, अगला जो 34 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। स्टार डस्ट 1.0 के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित कौन सा है? तो यह जैव ईंधन द्वारा संचालित रॉकेट है, बिल्कुल है। इसे इसरो के द्वारा विकसित किया गया? नहीं, इसे अमेरिका स्थित स्टार्टअप रॉकेट स्टार्टअप कंपनी ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस ने जैव ईंधन द्वारा संचालित विश्व का पहला वाणिज्यिक बूस्टर लॉन्च किया या इसके द्वारा विकसित किया गया है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो दूसरा वाला कथन सही नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में भारत ने पहली बार बाघ श्राव को वन पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किए जाने हेतु एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में। अगला है, जैव विकास का समर्थन करने वाले प्रमाण कौन से हैं? आकारिक प्रमाण, भूण विज्ञान, अणु विज्ञान और जीवाश्म ये सभी के सभी हैं। तो डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन से हैं? क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ऑक्सीजन तो उसका बाई प्रोडक्ट होता है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑक्सीजन के कार्य क्या है? कोशिका दीर्घन द्वारा स्तंभ या तने की वृद्धि में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही है। ये जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, ये भी आपका सही है। तथा पत्तियों के झड़ने तथा फलों के गिरने पर ऑक्सीजन का नियंत्रण होता है, ये तीनों कथन सही है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखिएगा कि ये बीज रहित फल के उत्पादन में भी सहायक होते हैं और गेहूं या मक्का के खेतों में ऑक्सीजन जो होता है ये खरपतवार नाशक का भी कार्य करता है। अगला है, मनुष्यों में पाचन का अधिकतम भाग संपन्न होता है कहाँ पे? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में यह संपन्न होता है। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है, जिसे हम लोग लीवर कहते हैं। और बाइल का निर्माण लीवर में होता है और फिर इसे गॉल ब्लैडर में जमा किया जाता है। गॉल ब्लैडर से बाइल जरूरत के हिसाब से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। आगे चलते हैं, किसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से, जिसे रेटिनॉल कहते हैं। अगला है, मेहरगढ़, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। मेहरगढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक नवपाषाणकालीन स्थल है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, तो दोनों कथन ये भी सही है। तो दोनों कथन सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, यह एक नवपाषाणकालीन स्थल है। यह पहला ऐसा गांव था जहां 5000 ईसा पूर्व की अवधि के दौरान नवपाषाण से ताम्रपाषाण काल के संक्रमण को देखा गया। उत्तर पूर्वी बलूचिस्तान का मेहरगढ़ ग्रामीण संस्कृतियों वाला पहला गाँव था। यहाँ से एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। अगला, लोथल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो कि गुजरात में स्थित है और यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए। दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से सही हैं और यहाँ से स्त्री पुरुष समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अगला, भीमबेटका गुफा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन गुफाओं की खोज बीरबल साहनी के द्वारा की गई थी? नहीं, इनकी खोज जो है 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी। दूसरा, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, 2003 में शामिल किया था। तो कौन सही नहीं है? आपका पहला वाला कथन सही नहीं है, ए ऑप्शन। सिंधु नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है, बिल्कुल सही है। यह सप्त सैंधो क्षेत्र की पश्चिमी सीमा थी, ये भी सही है। तो आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला है, ऋग्वैदिक कालीन नदियों और वर्तमान नाम को यहाँ पे सुमेलित करना। देखिए, बितिस्ता जो है ये आपका झेलम नदी को कहते हैं। अश्कनी जो है, अश्कनी आपका चिनाब है। परुष्णवी ये आपका सतलज है। एक सेकंड, गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड। बितिस्ता जो है झेलम है, बितिस्ता जो है आपका झेलम होगा। तो देखिए, बितिस्ता आपका झेलम है, अश्कनी जो है आपका चिनाब है, परुष्णी जो है रावी है और शतुद्री सतलज है। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो बी ऑप्शन है 1, 3, 2, 4 ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की दुर्भिसंधियों का वर्णन किया गया है। इसकी रचना विशाख दत्त द्वारा की गई है। उपरोक्त कथन किस पुस्तक के विषय में है? ये मुद्राक्षस के बारे में यह वर्णन किया गया है। अगला है, सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस किसके अन्य नाम है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम है। देखिए, एस्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस तथा
एपियानस और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस के नाम से पुकारा है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने इन नामों का संबंध जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ बताया था। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप जो है मौर्यकालीन कला की देन है, बिल्कुल सही है। सांची और सारनाथ के स्तूप अशोककालीन है, तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत का काल 500 वर्षों से अधिक का रहा, नहीं 320 वर्षों का था ये, ठीक है। तो पहला कथन गलत हो क्योंकि 1206 से लेकर के 1562 तक रहता है। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला पहला वंश खिलजी वंश था, तो गलत है। सब पहला वंश गुलाम वंश या ममलूक वंश था, जो कि 1206 से 1290 तक रहते हैं, तो दोनों कथन यहाँ पर गलत हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद और सबसे लास्ट में लोदी वंश आता है। इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रणथंबोर जीतने वाला पहला तुर्क शासक था, बिल्कुल सही है। इसने तांबे का टंका और चांदी का जीतल प्रचलित किया, तो ये गलत है क्योंकि तांबे का जीतल था और चांदी का टंका था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होगा, तो इसलिए दूसरा वाला कथन गलत है। और शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश ही था। और पहला वाला कथन जो है वो सही है कि 1226 में इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर तथा 1227 में परमारू की राजधानी मंदसौर पर अधिकार कर लिया था, और वह रणथंबोर जीतने वाला प्रथम तुर्क शासक था। तथा इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो यहाँ पर आप देखें तो पहला वाला कथन ही सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इसमें देखना ये था ए ऑप्शन। मराठा कराधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चौथ विजित क्षेत्रों से वसूल किया जाने वाला कर था, बिल्कुल सही है। सरदेशमुखी आय का 10% या 1/10 अंश के रूप में होता था, जो एक अतिरिक्त कर था, तो यहाँ पर दोनों कथन जो है वो सही हैं। अगला है बहादुर शाह जफर को साहेब बेखबर के नाम से भी जाना जाता था, तो बहादुर शाह जफर को नहीं बल्कि बहादुर शाह प्रथम को, ठीक है। जब ये गद्दी पर बैठा तो बहुत ही इसकी अवस्था काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब 63 वर्ष का भी था, और बादशाह राजकीय कामों में इतना अधिक लापरवाह था कि लोग उसे साहेब बेखबर कहते थे। दूसरा, फर्रुखशियर ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी, तो दूसरा वाला कथन सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है बक्सर का युद्ध बंगाल के केवल नवाब, यहाँ पे लिखा है केवल नवाब मीर कासिम अंग्रेजों को मत लड़ा गया, तो ये कथन गलत है। अगर केवल ना होता तो ये सही हो जाता, क्योंकि बक्सर के युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के मध्य की संयुक्त सेना के मध्य में होता है और 1764 में होता है। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है, तो यहाँ पर दूसरा कथन सही है, पहला वाला गलत है। अगला है प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रभावित था, बिल्कुल सही है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध होता कब से कब तक है, तो 1746 से लेकर 1748 तक होता है, और यह युद्ध एक्स ला शापेल की संधि के साथ समाप्त होता है, तो ये भी कथन आपका सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1748 में एक्स ला शापेल की संधि के साथ समाप्त होता है। संधि की शर्तों के अनुसार मद्रास जो है अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। अगला है अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारतीय समर्थन हासिल करना था, बिल्कुल सही है। इस समय वायसराय लॉर्ड लिनिथगो था, तो ये भी आपका कथन सही है। और लॉर्ड लिनिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है या के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन आपके सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा के समय वायसराय कौन था। तो ये जो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा होती है 16 अगस्त 1932 को होती है, 16 अगस्त 1932 को। इस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड विलिंगटन था, लॉर्ड विलिंगटन। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लॉर्ड इरविन के समय होने वाली घटनाएं कौन सी है। लॉर्ड इरविन का समय जो है आपका 1926 से लेकर के 31 तक रहता है। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन ये आपका 1927 में होता है। इसके अलावा हरकोट बटलर भारतीय राज्य आयोग 1927, ये भी इसी समय का है। नेहरू रिपोर्ट 1928, ये भी इसी समय का है। दीपावली घोषणा 1929, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित होता है 1929 में। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 और गांधी इरविन पैक्ट 1931। ये चीज़ें यहीं पर होती है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसके समय में नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, 3 मतलब सी वाला 4 वाला नहीं रहेगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता तो ये शामिल होता। आगे देखते हैं, इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की। इन्हें फक्रे अफगान की उपाधि दी गई। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ये विवरण जो है खान अब्दुल गफ्फार के बारे में है। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था, तो अकबर द्वितीय था। कौन था, अकबर द्वितीय था। इसका शासनकाल 1806 से 1837 था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 में होता है एवं मराठा साम्राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना रहती है, अकबर द्वितीय के समय की।
अपनी पेंशन में वृद्धि को लेकर अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा था। आगे देखते हैं, मीर जाफर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, तो सही है। यह अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाने वाला बंगाल का प्रथम नवाब था और ये 1757 से लेकर 1760 तक यहाँ का नवाब रहता है, तो दूसरा वाला भी कथन सही है। तीसरा, मीर जाफर ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की थी, तो ये भी आपका सही है और यहीं से अंग्रेज जो है किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं बंगाल में। तो तीनों कथन यहाँ पर आपके सही हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। उन्होंने कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तथा राष्ट्रीय योजना समिति की भी स्थापना की। उपरोक्त विवरण किसके संदर्भ में, तो सुभाष चंद्र बोस जी के संबंध में है। इन्होंने 1929 में 1939 में कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी तथा 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार, आज़ाद हिंद सरकार के रूप में स्थापना की। नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। आगे देखते हैं, शाही नौसेना विद्रोह की शुरुआत कब होती है, तो ये 1946 में होती है। कब होती है, फरवरी 1946 में, और तलवार नामक नौसैनिक प्रशिक्षण पोत पर। इस दौरान MS खान के नेतृत्व में नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया गया। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य की सुरक्षा निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त विधेयक 2009 के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की राशि से यह कोष बनाया गया। 2009 की नहीं बल्कि 2010 का जो वित्त विधेयक होता है। तो पहला वाला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, इस कोष की राशि वित्त वर्ष के साथ समाप्त हो जाती है, नहीं, इस कोष की राशि वित्त वर्ष के साथ समाप्त नहीं होती है बल्कि यथावत रहेगी, तो दोनों कथन यहाँ पर गलत हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, कौन सा अनुच्छेद के तहत या कौन से अनुच्छेद के तहत संविधान राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है, 143 के तहत। अगला है, तदर्थ न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, किस में किए गए हैं, अनुच्छेद 127 में किए गए हैं। अगला है, पीट कोयला कोयले का कम गुणवत्ता वाला रूप है, बिल्कुल सही है। इसमें कार्बन अंश 50% से अधिक पाया जाता है, नहीं, इसमें 40% से कम पाया जाता है, तो पहला वाला कथन सही है, दूसरा गलत है। कौन सही नहीं है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है। यहाँ ध्यान रखिए, लिग्नाइट कोयला भी कम गुणवत्ता वाला होता है, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 55% तक होता है, तो % तक होता है। तो यदि ये होता ये जो 50% से अधिक वाला है, ये आपका लिग्नाइट कोयले के लिए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो इसमें प्राकृतिक गैस जो है ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के तहत आएगा, जबकि आपकी परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं कथन कारण का, इसको देखिए। कथन है, कोयला को उद्योगों की जननी की संज्ञा दी जाती है, बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है, यह ज्वलनशील खनिज जैव पदार्थों से मिलकर बना होता है, तो ये भी सही है, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक गैस को ही लगभग 200 से 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के दबाव पर संपीड़ित कर CNG बनाया जाता है, तो ये आपका कथन सही है। दूसरा, इसे हरित ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। यह लगभग 90% मीथेन युक्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, आर्द्र घास भूमि और संबंधित देश। देखिए, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में है, डाउन्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पंपास जो हैं, पंपास आपके दक्षिणी अमेरिका में, पेरी उत्तरी अमेरिका में, पुस्टाज हंगरी में। तो इस प्रकार से 4, 1, 2, 3 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 2 सूचियाँ दी गई, सुमिलित करना है। पूगा घाटी जो है आपका लद्दाख में, 4 से मिलाई। तपोवन उत्तराखंड में। मणिकरण जो है ये हिमाचल प्रदेश में। अनहोनी मध्य प्रदेश में। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 4, 1, 2, 3 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइकेन, शैवाल और ब्रायोफाइटा के मध्य सहजीवन को, लाइकेन जो है शैवाल और ब्रायोफाइटा के मध्य सहजीवन को दर्शाते हैं, तो ये कथन गलत है, क्योंकि लाइकेन जो है शैवाल और कवक से बने होते हैं और ये सहजीवी होते हैं, मतलब इनके मध्य के सहजीवन को दर्शाते हैं, ना कि शैवाल और ब्रायोफाइटा के। तो पहला वाला गलत हो गया। ये प्रदूषण के संसूचक होते हैं, ये भी आपका सही है। और रोसेला विक्टोरिया लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है, तो यहाँ पर दूसरा वाला कथन सही है, पहला गलत है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में की गई थी। COP21 के बाद जो फ्रांस में 2015 में फ्रांस में COP21 का आयोजन होता है, उसके बाद वहीं पे इसकी घोषणा होती है
और इसका स्थापना की बात की जाती है, और इसका मुख्यालय वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में नहीं बल्कि भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। तो यहाँ पे केवल पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन, शिव समुद्रम जल विद्युत जो है भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र है, तो ये कथन आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग, आपके वर्तमान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 1897 में 1897 में की गई थी। वहीं दूसरा कथन यह कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात, तो शिव समुद्रम या जल विद्युत गृह की स्थापना 1902 में कावेरी नदी पर की गई थी। दूसरा वाला कथन सही है, पहला वाला गलत है। तो इस प्रकार से हम लोग 75 क्वेश्चन को कंप्लीट किए। इससे आगे के 75 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।